क्या कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। और आजकल तो बोर्ड एग्जाम दे ही रहे हैं, माहौल थोड़ा सा गर्म हो रखा है ऑलरेडी। आप सबके को समझ में नहीं आ रहा होगा क्या करें क्या ना करें, क्योंकि सिलेबस तो बहुत ज़्यादा है। ये तो मुझे भी पता है और मैं एग्री करता हूँ आप लोगों के साथ कि सिलेबस बहुत ज़्यादा है। और इन्हीं छुट्टियों में जो एक दिन दो दिन आप लोग को मिल रखी हैं उन्हीं में तैयारी करनी है। आज एक नए टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं। उससे पहले थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि चीज़ें याद नहीं हो रही होंगी तो कोशिश करो लगातार प्रैक्टिस करते रहो, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। बोले तो बड़े बुजुर्ग हमारे कह गए हैं कि करत करत अभ्यास ते जड़मत हो सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान। कहने का मतलब है कि अगर आप लगातार प्रैक्टिस करते रहोगे, कितना भी कोई जड़ बुद्धि हो, अगर वो लगातार प्रैक्टिस करता है, लगातार मेहनत करता है, चीजों को लेके बैठता है, बुक्स को लेके बैठता है, नोट्स को लेके बैठता है, तो डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ समझ में जरूर आएगा। और हर बार अगर आपने 2% भी सीखा तो धीरे धीरे आपको 50-90% तक चीजें आने लगेंगी। तो क्या करना है, सिर्फ आपको प्रैक्टिस करते रहना है। प्रैक्टिस का हाथ छोड़ेंगे तो बहुत ज्यादा दिक्कत होने वाली है। लगातार कंटिन्यूअसली कोशिश करिए, एक एक टॉपिक को, एक एक चैप्टर को 5-5, 6-6 बार पढ़ के जाइए बोर्ड एग्जाम्स में, क्योंकि गेट पे जाने के बाद चीजें जीरो हो जाती है दिमाग में थोड़ी देर के लिए। तो उसके लिए सबसे सीधा फंडा है, जितना ज्यादा रिवाइज कर लोगे अभी उतना आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं आज हम। क्या बात करने वाले हैं कि देखने वाले हैं कि किसी भी कंडक्टर में मैकेनिज्म ऑफ करंट फ्लो, यानी करंट कैसे फ्लो होती है, ठीक। और करंट फ्लो के साथ साथ हम देखेंगे कि रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, रिलैक्सेशन टाइम के साथ हम देखेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, और ओम्स लॉ को कैसे डिफाइन करते हैं, ठीक है। ओम्स लॉ को कैसे डिफाइन करते हैं इन टर्म्स ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड ड्रिफ्ट करंट, ठीक है। इस तरीके से तो अभी हम देखने वाले हैं यहाँ पे। उससे पहले अगर बात करें किसी भी मटेरियल की, है ना, तो मटेरियल में क्या होता है, करंट क्यों फ्लो करती है, क्योंकि वहां पे चार्ज कैरियर्स होते हैं, ठीक है। चार्ज कैरियर्स होते हैं, चार्ज कैरियर्स होते हैं। अब बात यह आती चार्ज कैरियर्स होते क्या हैं, तो चार्ज कैरियर्स मेनली एक तरीके के ऐसे पार्टिकल्स हैं, चार्ज पार्टिकल्स हैं जिनकी वजह से या जिनके मोशन की वजह से किसी भी कंडक्टर में एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जब ये मोशन करेंगे, ठीक है, जब ये चार्ज कैरियर्स किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मोशन करेंगे तो हमको करंट देखने को मिलेगी, ठीक। तो क्या कहेंगे, द चार्ज पार्टिकल्स due to the motion of which in a particular direction a current is produced in the conductor, are called as चार्ज कैरियर्स। तो ऐसे पार्टिकल्स, ऐसे चार्ज पार्टिकल्स जिनके एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मोशन की वजह से हमको करंट मिलने लगती है या कंडक्टर में करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देती है, उनको क्या बोलते हैं, उनको चार्ज कैरियर्स बोलते हैं। अगर मेटल्स की बात करें, अगर मेटल्स की बात की जाए तो हमें पता है मेटल्स में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, और इन इलेक्ट्रॉन्स के मोशन की वजह से ही, इन इलेक्ट्रॉन्स के मोशन की वजह से ही हमको क्या देखने को मिलती है, करंट देखने को मिलती है। तो मेटल्स में इलेक्ट्रॉन्स आर द चार्ज कैरियर्स। बात की जाए पी टाइप सेमीकंडक्टर की, तो पी टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होता है, प्रीवियस ग्रुप के एलिमेंट्स को ऐड किया जाता है ना, प्रीवियस ग्रुप की इंप्योरिटी को ऐड किया जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होते हैं, नंबर ऑफ होल्स होते हैं एक्स्ट्रा, ठीक है, एक्सेस अमाउंट में नंबर ऑफ होल्स होते हैं। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर में हमारे चार्ज कैरियर्स कौन होंगे, होल्स बोले जाएंगे। एन टाइप सेमीकंडक्टर की बात की जाए, अगर एन टाइप सेमीकंडक्टर की बात की जाए तो इनके केसेस में हमको पता है कि एन टाइप सेमीकंडक्टर्स में नेक्स्ट ग्रुप की इंप्योरिटी ऐड की जाती है, और इसके लिए यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस में मिलते हैं, इसलिए क्या बोला जाएगा कि चार्ज कैरियर्स कौन है, इलेक्ट्रॉन्स चार्ज कैरियर्स हैं। अगर किसी भी लिक्विड में बात की जाए, तो लिक्विड में हम देखेंगे क्या देखेंगे भैया, लिक्विड में देखेंगे कि जो आयंस बन रहे हैं, है ना, किसी भी लिक्विड में जो आयंस प्रोड्यूस हो रहे हैं वो क्या बोले जाएंगे, वो चार्ज कैरियर्स बोले जाएंगे इन द केस ऑफ अ लिक्विड। समझ में आई बात, इन द केस ऑफ अ लिक्विड, बात समझ में आई, ठीक है। तो ये चार्ज कैरियर्स होते हैं। अब जरा बात करते हैं सबसे पहले चार्ज कैरियर्स किस तरीके से एक मेटल के केस में करंट को फ्लो करने का काम करते हैं, वो जरा देखते हैं। तो अगर एक रैंडम हम किसी भी बात करते हैं कंडक्टर की, ठीक, कोई कंडक्टर है इस तरीके का,
और अगर कंडक्टर की बात की जाए तो इसमें एटम्स पाए जाएंगे, है ना, एक एटम ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, बहुत सारे एटम्स होंगे। ठीक, तो कोई भी मटेरियल अगर बात किया जाए तो किससे मिलकर बना हुआ है, एटम से मिलकर बना हुआ है ना, एटम से मिलकर बना हुआ है। अब एटम की अगर स्टडी करें तो एटम में क्या है, एक पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस है और इस न्यूक्लियस के अराउंड क्या होता है, सर्कुलर ऑर्बिट्स हैं और इन ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स कंटिन्यूअसली रिवॉल्व कर रहे हैं, है ना, इन ऑर्बिट्स में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स कंटिन्यूअसली रिवॉल्व कर रहे हैं। अब ये ऑर्बिट्स तो हैं और हम देख रहे हैं कि पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस है, ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये क्या कर रहा है, इनको लगातार बांधे हुए है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, है ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से क्या हो रहा है, न्यूक्लियस इन इलेक्ट्रॉन्स को बांध रखा है। ठीक, इस तरीके से बांध रखा है इसने। ठीक, ये क्या कर रहा है, अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है सारे इलेक्ट्रॉन्स को। अब क्या करें, अगर एक मटेरियल की बात करें, मेटल की बात करें, कंडक्टर की बात करें, तो क्या एक ही एटम होगा, बिल्कुल नहीं, वहां पे और बहुत सारे एटम्स होंगे। तो ये दूसरा एटम है मान लें, इस तरीके से क्या है, एक दूसरा एटम है, दूसरा एटम का भी न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस के साथ साथ इसके पास भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से होंगे। सॉरी थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, इनर मोस्ट सेल में 2 ही होने चाहिए, है ना, वरना आप बाउल रूल अभी सिखाने लगोगे हमको कि सर 4 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिया आपने, तो 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे 4, 2, 8, 18 ऐसे करके होंगे, है ना, पता है तो हमको। तो क्या होगा, ये न्यूक्लियस जो होगा इसने अपने इलेक्ट्रॉन को बांध रखा होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। लेकिन अगर बात की जाए इस वाले इलेक्ट्रॉन की जो आउटर मोस्ट सेल में है और यहाँ के आउटर मोस्ट सेल में भी एक इलेक्ट्रॉन होगा, तो कहीं ना कहीं इनके बीच में रिपल्सिव फोर्सेस भी काम कर रहे होंगे। हालांकि ये न्यूक्लियस इस वाले इलेक्ट्रॉन को भी अट्रैक्ट कर रहा होगा और ये न्यूक्लियस इस वाले इलेक्ट्रॉन को भी अट्रैक्ट कर रहा होगा। तो क्या होगा, ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स पे इस न्यूक्लियस का फोर्स इस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे मिनिमम होगा क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा है। इस न्यूक्लियर का फोर्स इस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे क्या होगा, मिनिमम होगा, है ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मिनिमम होगा। इस वाले इलेक्ट्रॉन के लिए जो इनर मोस्ट सेल में है उनके लिए मैक्सिमम होगा। तो क्या करेंगे, ये एक दूसरे को रिकल कर रहे होंगे, तो थोड़ी देर बाद ये क्या करेंगे, कूद के बाहर आ जाएंगे ड्यू टू द फोर्स ऑफ रिपल्सन एज वेल एज अट्रैक्शन, क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स कम है और रिपल्सन फोर्स यहाँ पे ज्यादा है, तो एक दूसरे को डिस्टर्ब कर रहा है ना। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ रिपल्सन एक दूसरे को क्या कर रहा है, नेबरिंग एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स को रिपल्सिव फोर्स भी डिस्टर्ब कर रहा होगा और अट्रैक्टिव फोर्स भी कम पड़ रहा होगा क्योंकि ये बांधने में सक्षम नहीं होगा क्योंकि ये ज्यादा दूर है। तो क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन या ये इलेक्ट्रॉन कोई भी आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉन कूद के लैटिस में आ जाएगा। कहां जाएगा, बाहर आ जाएगा, ठीक बाहर आ जाएगा। अब ये इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं, अब ये इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे तो क्रिस्टल लैटिस के अंदर ही, लेकिन ये फ्री है मूव करने के लिए क्रिस्टल लैटिस में, तो ये तेजी से इधर उधर भाग रहे होंगे, बहुत तेजी के साथ। क्यों भाग रहे होंगे, क्योंकि इनके पास कौन सी एनर्जी होगी, थर्मल एनर्जी होगी इनके पास। तो थर्मल एनर्जी की वजह से लगातार भाग रहे होंगे, भागते जा रहे होंगे। ठीक है, समझ में आई बात। तो इस तरीके से ये इलेक्ट्रॉन्स अब फ्री हो गए हैं और ये एज अ चार्ज कैरियर काम करेंगे। अब ये क्या करेंगे, ये करंट कंडक्शन में अपना रोल बहुत अच्छा प्ले करेंगे। तो अब जरा बात करते हैं मैकेनिज्म क्या है, कैसे काम होता है, कैसे करंट फ्लो करता है, तो उसकी मैकेनिज्म हम सीखने वाले हैं। तो अगर बात की जाए किसी भी कंडक्टर की, ठीक, किसी भी कंडक्टर की अगर बात की जाए तो हम जानते हैं कि 10 टू द पावर 28 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब होते हैं। कितने, 10 टू द पावर 28 इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब, यानी 1 मीटर क्यूब में इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं किसी भी कंडक्टर में। ठीक, तो ये एक तरीके से करंट चार्ज डेंसिटी को बताता है या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बताता है ना कंडक्टर। अब अगर बात की जाए किसी भी एक कंडक्टर में, तो हमें पता है इनिशियल केस में जब कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अप्लाई नहीं कर रखी, इनिशियली केस में अगर क्या होता है, किसी भी कंडक्टर को जब आप पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करोगे ना, पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करोगे, मान लो ये कंडक्टर है हमारे पास और ये नॉर्मली ऐसे रखा हुआ है, तो क्या अपने आप करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देगा, इसमें पॉसिबल ही नहीं है। जब तक आप एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट नहीं करोगे तब तक क्या होगा, कोई भी इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव नहीं करेगा, सारे के सारे रैंडमली मूव कर रहे होंगे, जिसकी वजह से कोई भी करंट हमको नहीं मिलेगी। सारी वेलोसिटीज इलेक्ट्रॉन्स की क्या कर रही होंगी, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दे रही होंगी। कोई इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, इधर की तरफ भाग रहा है, कोई इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, इधर की तरफ भाग रहा है, कोई इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ भाग रहा है। तो सारे इलेक्ट्रॉन रैंडमली भाग रहे हैं और रैंडमली भागने की वजह से क्या होगा, सारे इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दे रही है ना, सारे इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली भाग रहे हैं। तो इनिशियल केस में अगर बात की जाए, इफ वी कंसीडर u1, u2, u3 u1 are the velocities of the electrons। अगर ये वेलोसिटीज किनकी हैं, इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी है, व्हेन देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड, जब कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। इन दैट केस
the average initial velocity of the electrons when there is no electric field, जब कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। तो एवरेज वेलोसिटी कितनी रही होगी, यू एवरेज इज इक्वल टू u1 प्लस u2 प्लस डॉट 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 un डिवाइडेड बाई n। और हमें पता है कि सारे क्या कर रहे हैं, सारे चार्ज कैरियर्स या सारे इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली मूव कर रहे हैं, तो सारी वेलोसिटीज एक दूसरे को क्या कर रही हैं, कैंसिल आउट कर दे रही हैं। तो एवरेज वेलोसिटी हमको कितनी मिल रही है, 0 मिल रही है, जब यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, किसी भी पर्टिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। फिर हम क्या करें, हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी, मान लेते हैं एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी इस डायरेक्शन में, क्या कहते हैं, हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी इस डायरेक्शन में, उधर की तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या होगा, पॉजिटिव प्लेट इधर होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो रही है, नेगेटिव प्लेट इधर होगी। तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन और अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करने लगेंगे। सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करने लगेंगे और ये एक्सेलरेट होंगे। जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओगे तो क्या होगा, F इज इक्वल टू Q इंटू E के बराबर इन पे लगातार कंटिन्यूअसली एक फोर्स काम करेगा, जिसकी वजह से सारे के सारे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में मूव करने लगेंगे। ठीक है, तो इफ क्या लिखेंगे हम, इफ वी अप्लाई एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द conductor, all the electrons will feel an acceleration opposite to the direction of अप्लाइड फील्ड, है ना। इस अप्लाइड फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में सारे के सारे इलेक्ट्रॉन बहुत तेजी के साथ एक्सेलरेट कर रहे होंगे। एक्सेलरेशन में भी क्या होगा, एक्सेलरेशन में भी लगातार कोलिजन होता रहेगा। ठीक है, एक्सेलरेशन में भी लगातार क्या होगा, ये वाला तेजी से एक्सेलरेट होगा, इससे टकराएगा, टकराने के बाद रुकेगा, फिर तेजी से क्या करेगा, एक्सेलरेट करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लगातार इसको इधर भेज रही होगी ना, इधर फेंक रही होगी इस डायरेक्शन में। तो क्या करेगा, हर इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ कोलिजन करते हुए आगे की तरफ बढ़ रहा होगा, ऐसे कोलिजन कर रहा होगा, साथ में कोलिजन करके आगे बढ़ता जा रहा होगा, ऐसे इस तरीके से कोलिजन भी हो रहा होगा और आगे भी बढ़ रहे होंगे, सारे इलेक्ट्रॉन्स आगे बढ़ जा रहे होंगे कोलिजन के साथ में, इस तरीके का कुछ हो रहा होगा अंदर। अब आगे बात करें तो हमने देखा कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड के एप्लीकेशन की वजह से सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट हो रहे हैं। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू अगर हम निकालना चाहें तो ए इज इक्वल टू F/m होता है। अब सारे इलेक्ट्रॉन्स अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड मूव कर रहे हैं, तो F की वैल्यू Q E की बराबर होती है, अपॉन m रख दें, कोई दिक्कत नहीं। Q क्या है यहाँ पे, Q क्या है, बोलो Q क्या है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन्स है ना, तो चार्ज की जगह हम E रख सकते हैं, E/m, और सारे इलेक्ट्रॉन्स अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भाग रहे हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक नेगेटिव साइन यहाँ पे लगा देंगे। तो उम्मीद है एक्सेलरेशन की वैल्यू इतनी कहां से आई, ये समझ में आ गया होगा। अब क्या हो रहा है, देखो अब क्या हो रहा है, अब ये हो रहा है कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स आपके एक्सेलरेट कर रहे हैं इस डायरेक्शन में। तो मान ले हर एक इलेक्ट्रॉन, अगर क्या कंसीडर करेंगे, कंसीडर क्या कंसीडर करेंगे, हम कंसीडर करेंगे, कंसीडर V1 V2 V3 डॉट 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 और Vn आर द final velocities of the electrons। क्या है ये, फाइनल वेलोसिटीज हैं इलेक्ट्रॉन्स की। कब, जब वो एक्सेलरेट हुए हैं, कितने टाइम के लिए, when they have been accelerated for tau1 tau2 tau3 डॉट 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 tau1 टाइम। जब पहला वाला इलेक्ट्रॉन v1 वेलोसिटी की फाइनल वेलोसिटी अचीव कर चुका है, कितने टाइम के लिए एक्सेलरेट हुआ है, tau1 के लिए। v2 कितने टाइम के लिए एक्सेलरेट हुआ है, tau2 के लिए। क्योंकि अगर पहले इलेक्ट्रॉन की बात करें जिसकी इनिशियल वेलोसिटी u1 थी,
दूसरे इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी u2 थी, तीसरे इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी u3 थी, इसी तरीके से un थी। अब क्या हुआ, हर एक इलेक्ट्रॉन, चाहे पहले की बात करें तो टाउ 1 के लिए एक्सेलरेट हुआ है, टाउ 2 टाइम के लिए एक्सेलरेट हुआ है, टाउ 3 टाइम के लिए एक्सेलरेट हुआ है, टाउ n टाइम के लिए एक्सेलरेट हुआ है, हर एक पार्टिकल। तो अब अगर हम एवरेज वेलोसिटी निकालना चाहें, देन एवरेज वेलोसिटी कितनी रही होगी इलेक्ट्रॉन्स की, तो एवरेज वेलोसिटी आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वी एवरेज लिख लें, कोई दिक्कत तो नहीं, तो वी एवरेज लिख लिया। वी एवरेज इज इक्वल टू v1 प्लस v2 प्लस v3 डॉट 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 vn डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कोई इशू नहीं होगा। तो वी एवरेज इज इक्वल टू v1 की जगह हम u1 प्लस a टाउ 1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, v इज इक्वल टू u प्लस at से, क्योंकि t हमने क्या कंसीडर किया है यहाँ पे, टाउ 1 कंसीडर किया है फर्स्ट पार्टिकल के लिए। सेकंड पार्टिकल के लिए बात करें तो u2 प्लस a टाउ 2 हो जाएगा, कोई इशू नहीं होगा इसमें। v3 के लिए बात करें तो u3 प्लस a टाउ 3 हो जाएगा, कोई इशू नहीं है इसमें से। तो इसी तरीके से vn प्लस a टाउ n हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, और अपॉन में n भी तो चल रहा है क्योंकि हम एवरेज ले रहे हैं, ठीक। तो v एवरेज यहाँ पे कितना हो जाएगा, u1 प्लस u2 प्लस u3, इनको साथ लिख लो, un अपॉन n अलग कर लो, प्लस अदर जितने टर्म्स बचे उनमें सब में दिख रहा होगा कि a कॉमन है, तो a हमने कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा, टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस टाउ 3 डॉट 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 टाउ n डिवाइडेड बाई n भी तो होगा, बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा, छोड़ ऐसे नहीं सकते, घर की खेती नहीं है हमारे। अब जरा देखो, ये वाली वैल्यू पीछे हम देख चुके हैं, इनिशियल वेलोसिटी, ये क्या है, एवरेज इनिशियल वेलोसिटी है, जो कि पीछे हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। एवरेज इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0 है, ठीक है ना। एवरेज इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, बोलो भैया, आवाज आनी चाहिए हम तक, 0 थी ना, ठीक है। तो वी एवरेज अब कितना हो गया, ये वाला टर्म 0 हो गया, बचा क्या, a, और टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस टाउ 3 डॉट 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 टाउ n बाई n, इसको अगर हम एक सिर्फ टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक, तो एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या हो गया, a इंटू टाउ, यानी टाउ क्या है, अब एवरेज टाइम है, क्या है, एवरेज टाइम है यहाँ पे, ठीक है। क्या एवरेज टाइम है, बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स। तो वी एवरेज यहां से कितनी मिलेगी हमको, वी एवरेज यहां से हमको मिलेगी, एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट करो, माइनस ई टाउ बाई m, ये एवरेज वेलोसिटी मिलेगी, और इसी को हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी बोलते हैं, जिसको vd से रिप्रेजेंट करते हैं, तो माइनस ई टाउ बाई m वैल्यू है इसकी। अब जरा यहां से दो टर्म्स को डिफाइन करना पड़ेगा हमको। पहला टर्म आपका क्या है, पहला टर्म है हमारा टाउ, क्या है, हियर टाउ इज द एवरेज टाइम टेकन बाय द इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स। अगर दो सक्सेसिव कोलिजन्स के बीच में हमको एवरेज टाइम निकालना हो तो उसको हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यहाँ पे टाउ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो टाउ क्या है, एवरेज टाइम टेकन है बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स, ठीक है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। क्या डिफाइन करते हैं इसको, रिलैक्सेशन टाइम, इसको रिलैक्सेशन टाइम से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि टाउ है यहाँ पे। अब एक और चीज हमको देखनी पड़ेगी, वो क्या हम डिफाइन करना चाह रहे हैं यहाँ पे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, जिसको हम vd से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो हियर vd इज कॉल्ड एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या है ये, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। और कैसे डिफाइन करते हैं, इट मे बी डिफाइंड एज द एवरेज velocity gained by average velocity gained by the electron in a conductor opposite to the direction of इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के अपोजिट में ही तो ये वेलोसिटी गेन हो रही है, तो इसको हम ऐसे डिफाइन करते हैं। उम्मीद है दोनों डेफिनेशन समझ में आ गई होंगी। बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों डेफिनेशन, 1 मार्क में या 2 मार्क में दोनों में से कोई एक डेफिनेशन पूछी जा सकती है आपसे।
ठीक है, तो लर्न कर लीजिए, चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग, बढ़े आगे, ठीक है आगे बढ़ते हैं, फटाफट मिटाया जाए। आज्ञा है आप लोगों की, बिल्कुल फॉलो होगी, है ना, आज्ञा का पालन होगा आपकी। अब हम देखने वाले हैं रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। किसके किसके बीच में? रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इन दोनों के बीच में हम एक रिलेशन डराइव करना चाहते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए कंडक्टर कंसीडर कर लेते हैं। तो हमने एक कंडक्टर इस तरीके से कंसीडर किया, जिसकी लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ हमने मान ली कितनी है, बताएगा कोई? L है। ठीक, क्या किया, इसके दोनों टर्मिनल्स पे एक पोटेंशियल डिफरेंस हमने दे दिया इस तरीके से। इस वाले टर्मिनल को क्या किया है, पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया, ये बैटरी लगी हुई है हमारी। ठीक, इस वाले टर्मिनल को नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। अब हमें पता है जैसे ही किसी भी कंडक्टर पे एक पोटेंशियल डिफरेंस, ये क्या कर रहा होगा, ये बैटरी पोटेंशियल डिफरेंस ही तो क्रिएट कर रही होगी। इस पॉजिटिव पोलैरिटी की वजह से यहाँ पे पॉजिटिव पोलैरिटी डेवलप हो जाएगी, और इस नेगेटिव पोलैरिटी की वजह से यहाँ पे नेगेटिव पोलैरिटी डेवलप हो जाएगी। अब इसकी वजह से क्या होगा, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स इस नेगेटिव पोलैरिटी से रिपेल हो रहे होंगे। तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे होंगे, बोलो, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स इधर भागने की कोशिश कर रहे होंगे बहुत तेजी के साथ। तेजी से भाग लो भैया। तो सारे के सारे तेजी के साथ इधर भागने की कोशिश कर रहे हैं, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन। ठीक, अब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन इधर भागने की कोशिश कर रहे हैं और पॉजिटिव टर्मिनल में आके न्यूट्रलाइज हो जाना चाहते हैं, जिसकी वजह से एक करंट डेवलप होगी इस तरीके से। ठीक, अब ये टर्मिनल पॉजिटिव है, वो टर्मिनल नेगेटिव है, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे डेवलप हो रही होगी कंडक्टर के ऊपर, है ना। कंडक्टर पे क्या ऐसे एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो रही होगी, और करंट हमको इस तरीके से देखने को मिल रही होगी, पॉजिटिव टर्मिनल से निकलेगी और नेगेटिव में मिल जाएगी जाके, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का मोशन ऐसे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो अगर अब बात की जाए तो सबसे पहले हम कंसीडर क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ एक चीज और देख लेते हैं कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात की जाए तो E इज इक्वल टू, बहुत बढ़िया फॉर्मूला, dV/dr हमने पढ़ रखा है ना, dV/dr। अगर पोटेंशियल डिफरेंस की बात की जाए, इसको मान लें V, दोनों की लेंथ के बीच की बात की जाए, पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल के बीच की पोटेंशियल डिफरेंस V मान लिया, और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस की बात की जाए तो L है। अगर सिर्फ हम मैग्नीट्यूड की बात करें तो नेगेटिव साइन से हमारा कोई लेना देना नहीं, ना उससे हमने कुछ उधारी ले रखी है ना उसको उधारी दे रखी है, तो नेगेटिव टर्मिनल या नेगेटिव साइन अभी हम छोड़ के चलते हैं। अभी हम बात करते हैं, अगर हम कंसीडर कर लें इफ स्मॉल n बी द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, अगर एक यूनिट वॉल्यूम में क्या, अगर एक यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स n है, ठीक, कोई दिक्कत, देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्टर, अगर इस कंडक्टर में हमको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ जाएं तो हम मान लेंगे जिसकी वैल्यू कैपिटल N है। कैपिटल N क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम इनटू वॉल्यूम, यही तो होगा, बोलो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, और इसका वॉल्यूम कितना है, यूनिट वॉल्यूम है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम कैंसिल हो गया, बचा क्या हमारे पास, बचा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम है, तो पर यूनिट वॉल्यूम का मतलब वॉल्यूम की वैल्यू 1 रही होगी। अब जरा बात करते हैं n की वैल्यू n, और वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर रखेगा तो वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर कितना होगा, एरिया इंटू लेंथ होगा कि नहीं होगा, बोलो, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया इंटू लेंथ। अब इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इस कंडक्टर में हैं, बात समझ में आ रही है वाली कि नहीं समझ में आ रही, n इंटू एरिया इंटू लेंथ, यानी नंबर ऑफ electrons per unit volume into volume will give us the value of number of electron in the conductor। तो number of electron in the conductor हमको मिल गया है। अब ये number of electron, अगर इतने number of electron हैं इसमें तो चार्ज कितना रहा होगा, then charge inside the conductor, अगर कंडक्टर के अंदर चार्ज की बात की जाए तो चार्ज Q इज इक्वल टू N इंटू E के बराबर होता है, बोलो, N इंटू E के बराबर होता है कि नहीं होता है बाबू, तो N इंटू ई के बराबर बाबू शायद N इंटू ई के बराबर, N क्या है हमारे पास, N ये ना लो यार, तुम लोग तो बताते भी नहीं हो कुछ, बताते रहा करो, N इंटू ई के बराबर, N क्या है हमारे पास, N A L इंटू ई, तो N E A L, ये हमको क्या मिला, चार्ज मिला, इतना चार्ज इस कंडक्टर के अंदर होगा। ठीक, अब अगर बात की जाए एक इलेक्ट्रॉन, मान लेते हैं एक इलेक्ट्रॉन यहां से चलना स्टार्ट करता है और यहां पहुंचता है,
ठीक, एक इलेक्ट्रॉन उस कॉर्नर से चलना स्टार्ट करता है और इस एंड तक पहुंचता है, तो उसको टोटल डिस्टेंस कितनी कवर करनी पड़ी है, टोटल डिस्टेंस उसको लेंथ जो बात की जाए वो कितनी ट्रेवल करनी पड़ी है, वो एल ट्रेवल करनी पड़ती है ना, एल ट्रेवल करनी पड़ी है। देन हम क्या निकालना चाह रहे हैं, हम टाइम निकालना चाह रहे हैं कि इस वाले इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। देन द टाइम टेकन बाय द इलेक्ट्रॉन to move from right end of the conductor to the left end, राइट एंड से लेफ्ट एंड तक आने में जो टाइम लिया गया है मान लेते हैं वो t है, और t की वैल्यू क्या होगी, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी होता है, डिस्टेंस इनको दे रखी है l, और एवरेज वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की कितनी होती है, vd होती है कि नहीं होती, होती है ना, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी उम्मीद है। आगे बढ़ते हैं, नोट करते चलिए भैया लोगों साथ में तो ज्यादा ठीक है आपके लिए। तो t इज इक्वल टू एल अपॉन vd हो गया है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अगर अब हमको करंट निकालना हो, नाउ करंट इन द कंडक्टर, अगर कंडक्टर में हमको करंट निकालना है तो I इज इक्वल टू क्यू बाई टी होता है कि नहीं होता है, बोलो, सबको पता होगा, बहुत अच्छे से पता होगा, सब तो महाज्ञानी हो। I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, कोई दिक्कत नहीं। तो I इज इक्वल टू क्यू क्या होगा, क्यू की वैल्यू हमने निकाल रखी है NeAl, ये निकाली थी ना अभी जो मिटाया है, ठीक। T की वैल्यू कितनी आई, L अपॉन VD आई, VD ऊपर चला जाएगा तो NeAl VD डिवाइडेड बाई L, LL कैंसिल हो गया, I इज इक्वल टू NeA VDI वैल्यू। सो इट इज द रिलेशन बिटवीन द करंट एंड द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो ये रिलेशन है किसमें, करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में। अब अगर मान लें हमको यहां से करंट डेंसिटी निकालनी हो तो इस वाले ए को इसके नीचे ट्रांसफर कर दो, तो I बाई ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, NeVD हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। तो यहां से अगर हम बात करें तो ये वैल्यू होती है करंट डेंसिटी की, J की, J इज इक्वल टू NeVD होता है। तो दो फॉर्मूले हमने, दो रिलेशन डराइव कर लिए। ये क्या है, ये करंट डेंसिटी बोली जाती है, भूलना नहीं, करंट डेंसिटी यानी करंट पर यूनिट एरिया, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि एरिया भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो हमने क्या रिलेशन डराइव किया, पहला निकाला है I इज इक्वल टू NeAVD, दूसरा निकाला है J इज इक्वल टू NeVD, ये रिलेशन हमने डराइव कर लिया। अब जरा देखते हैं, इसको मिटा दें, परमिशन हो तो मिटा देते हैं। अब बढ़ते हैं हम निकालना चाह रहे हैं रिलेशन बिटवीन या कह सकते हैं यहां से हम प्रूफ करना चाह रहे हैं ओम्स लॉ। चलो पहले ओम्स लॉ प्रूफ कर लिया जाए। तो ओम्स लॉ की अगर बात की जाए, ये दोनों रिलेशन हमने इसीलिए वहां लिख दिए, मिटा देते हैं, ठीक। ओम्स लॉ की बात करते हैं। अगर ओम्स लॉ की बात की जाए, ओम्स लॉ क्या कहता है, V इज इक्वल टू आई आर। तो V इज इक्वल टू आई आर से इन टर्म्स ऑफ VD हमको देखना है। तो हम कहां से शुरू करेंगे, लिखेंगे सिंस वी नो दैट, क्या पता है हमें बहुत कुछ पता है, जैसे कि करंट के बारे में पता है, क्या पता है, I इज इक्वल टू NeAVD, कोई दिक्कत नहीं। I की बात की जाए तो I ऐसे छोड़ दो, NeA को ऐसे लिख लो, VD की वैल्यू जरा ध्यान दो, पीछे अभी हमने क्या निकाली थी, E अपॉन M इंटू टाउ निकाली थी, यही वैल्यू निकाली थी ना। तो I की वैल्यू यहां से क्या आ गई, Ne स्क्वायर हो जाएगा, E और E स्क्वायर हो जाएगा, E टाउ अपॉन M आया, कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत बढ़िया। Ne स्क्वायर A, अब देखो जरा E की जगह पर हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं ना, V बाई एल लिख लें इसको, कोई दिक्कत नहीं, V बाई एल इंटू एम इंटू टाउ, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। V को जरा I के नीचे भेज दो, तो I अपॉन V, देखते हैं क्या आया, Ne स्क्वायर A टाउ बाई M, ये आया है ना, L भी तो आया बबुआ, L भी तो आया है ना, Ne स्क्वायर A V बाई एल इंटू एम इंटू टाउ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। V इज इक्वल टू आई आर से जरा क्या देखें, हम R की वैल्यू निकालते हैं, R इज इक्वल टू V बाई आई आता है ना, I इज इक्वल टू V बाई
आई आता है, कोई दिक्कत नहीं। तो आई बाई वी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1/r लिख सकते हैं ना, 1/r इज इक्वल टू एन स्क्वायर ए टाउ बाई एम इंटू एल। तो ये इक्वेशन हमको क्या दे देगा, रेजिस्टेंस की वैल्यू दे देगा, और आर की वैल्यू होगी एम एल अपॉन एन स्क्वायर ए टाउ दिस वुड बी द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, है ना, ये रेजिस्टेंस की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये रेजिस्टेंस की वैल्यू हमने निकाल ली। अब एक चीज और बाबू मोशाई, आगे क्या देखना है हमको, देखते रहो बस, परेशान नहीं होना, धैर्य बनाए रखो, धैर्य बनाए रखो। आर की वैल्यू निकाल ली हमको, आर की वैल्यू, तो यहाँ से ओम्स लॉ तो प्रूफ हो गया अभी तक, है ना, ओम्स लॉ यहाँ से प्रूफ हो गया, आर की वैल्यू हमने निकाल ली है एम एल अपॉन एन स्क्वायर ए टाउ, ठीक। अब जरा ये देखो, आर की वैल्यू होती क्या है, रो एल अपॉन ए भी तो होती है ना, रो एल अपॉन ए भी तो होती है, तो आर की वैल्यू ये भी है और आर की वैल्यू ये भी है, तो लेफ्ट हैंड साइड दोनों की सेम है, राइट हैंड साइड भी सेम पुट कर दी जाए, तो एम एल अपॉन एन स्क्वायर ए टाउ इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए हो गया। एरिया कैंसिल, एल कैंसिल, रो की वैल्यू क्या आई, एम अपॉन एन स्क्वायर टाउ, ये वैल्यू आई कितनी, किसकी, रेजिस्टिविटी की, है ना, रेजिस्टिविटी तो हमने पढ़ा रखा है ना, बहुत अच्छे से जानते हैं, है ना, ये रेजिस्टिविटी है, ठीक। ऐसे किसी ने कहा है कि अपना क्या है इस जीवन में सब तो लिया उधार, क्या कहा किसी ने, कि अपना क्या है इस जीवन में सब तो लिया उधार, सारा लोहा उन लोगों का अपनी केवल धार। क्या कहा है, अपना क्या है इस जीवन में सब तो लिया उधार, सारा लोहा उन लोगों का अपनी केवल धार। तो अपनी धार पे भरोसा करिए, अपनी मेहनत पे भरोसा करिए, खुद पे भरोसा करिए, सब कुछ पॉसिबल है। ये सारे प्रूफ एक बार में, दो बार में याद हो जाएंगे आपको। भरोसा करना तो सीखो अपने ऊपर, डरते क्यों इतना, डरो मत, लगे रहो, खुद से हो जाएगा, 2 से 3 बार में खुद से प्रूफ हो जाएगा पूरा, ठीक, एक फ्लो में पढ़ोगे पूरा हो जाएगा। तो रो की वैल्यू एम अपॉन एन स्क्वायर टाउ आई, ठीक, किसकी वैल्यू आई, ये आई रेजिस्टिविटी की वैल्यू। रो क्या होता है, रेजिस्टिविटी। अब रेजिस्टिविटी के बारे में हमने पढ़ रखा है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। इसकी प्रॉपर्टी है ये मटेरियल की, कंडक्टर हमारा किस मटेरियल का बना हुआ है उसकी प्रॉपर्टी है। लेकिन यहां से हम देख रहे हैं कि रो जो है वो किस पे डिपेंडेंट है। अगर रो की डिपेंडेंसी देखी जाए तो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम पे डिपेंडेंट है। किस पे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम पे डिपेंडेंट है, पहली चीज। किस पे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम पे। दूसरी चीज की बात की जाए तो टाउ पे डिपेंडेंट है, यानी रिलैक्सेशन टाइम पे भी डिपेंडेंट है। इन दोनों के इनवर्सली प्रोपोर्शनल दिख रही होगी ना, रिलैक्सेशन टाइम पे। तो ये इतनी सारी चीजें हो गई। एक फॉर्मूला और यहीं से आता है, वो भी जरा देख लो, छोड़ना कुछ नहीं है इस टॉपिक में, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, जो कुछ पढ़ाया है सब 2-2 बार पढ़ डालो, ठीक है। नहीं समझ में आता है फिर देखो लेक्चर। अगर अब बात करते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे पास आई इज इक्वल टू, ये ओम्स लॉ नहीं है, ठीक है, ये रिलेशन बिटवीन जे सिग्मा ई, कभी कभी पूछ दिया जाता है, क्या डराइव करना है, रिलेशन बिटवीन जे क्या है, करंट डेंसिटी है, सिग्मा ई, सिग्मा क्या है यहाँ पे 1/रो है, ठीक है, रेजिस्टिविटी होता है कंडक्टिविटी, सिग्मा इज इक्वल टू 1/रो, ठीक, ये रेजिस्टिविटी है और ये क्या है, कंडक्टिविटी है। तो हम कहां से शुरू करेंगे, हम शुरू करेंगे आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी होता है, हमें पता है, ठीक। आई अपॉन ए को इधर भेज दो, एन ई वी डी इधर छोड़ दो, ये क्या हो गया, जे हो गया। तो एक चीज हमने निकाल दी, ये करंट डेंसिटी हम ले आए यहाँ से। अब इसको हमको चेंज करना है सिग्मा और ई में, तो एन ई वी डी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, वी डी की जगह हम लिख सकते हैं ई अपॉन एम इंटू टाउ, ये लिख सकते हैं ना। अभी हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव साइन नहीं ले रहे हैं। तो जे इज इक्वल टू एन ई स्क्वायर ई बाई एम इंटू टाउ हो जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। जे इज इक्वल टू एन ई स्क्वायर टाउ बाई एम, और ई को बाहर कर लो ऐसे, है ना, ई को बाहर कर लो। ये क्या लिखा हुआ है, जरा ध्यान से देखो, ये क्या लिखा हुआ है, ये 1/रो ही तो लिखा हुआ है ना, रो की वैल्यू एम अपॉन एन स्क्वायर टाउ लेके आए ना अभी हम, तो ये 1/रो लिखा हुआ है। तो यहां से j इज इक्वल टू 1/रो को हम क्या लिख सकते हैं, सिग्मा लिख सकते हैं, तो j इज इक्वल टू सिग्मा ई, यहां से रिलेशन आया, ठीक। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। उम्मीद है इस प्रूफ में से जितना भी आज हमने पढ़ा है इसमें 5 से 7 नंबर का फंसना चाहिए, उम्मीद है, ठीक। बहुत इंपॉर्टेंट प्रूफ है जो भी आज हमने डिस्कस किए हैं, कोशिश करिए 2 से 3 बार देख लीजिए, इसको रिवाइज कर लीजिए बहुत अच्छे से, और इस प्रिपरेशन के साथ बोर्ड में जाइए कि आपको 90 अबव तो लाने ही लाने,
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।